नमस्कार। आज हमारे पास केंद्र सरकार की कई योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हमारा काम है इन सब जानकारियों में से सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालकर सामने रखना, ताकि सरकारी पहलों की एक साफ तस्वीर उभर सके। तो चलिए इन दस्तावेजों को गहराई से समझते हैं। इनमें कृषि, तकनीक, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे मझोले उद्योग, एमएसएमई जिसे कहते हैं, उससे जुड़ी बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं। इन सब का दायरा काफी बड़ा लगता है। बिल्कुल। और ये योजनाएं सिर्फ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए नहीं है। इनका एक बड़ा मकसद आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, नए कारोबार को बढ़ावा देना और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये अलग-अलग दिखने वाली कोशिशें एक बड़ी राष्ट्रीय सोच से जुड़ी हुई लगती हैं। कि लक्ष्य क्या है और जैसा कि सूत्रों में इशारा मिलता है, इन्हें लागू करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं शायद। तो शुरुआत करते हैं खेती किसानी से। एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। ये जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इसमें किसान समूह बनाकर एक दूसरे की गारंटी पर जैविक खेती का सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसे PGS यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं। ये मतलब बिना महंगे बाहरी सर्टिफिकेशन के काम करता है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश इसमें काफी आगे है, जहां प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर अपनाई गई है। अच्छा, फसल उगाने के बाद उसे बेचना भी एक बड़ी चुनौती है, हमेशा से रही है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम पोर्टल तो था ही, अब उसी में प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP जोड़ा गया है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, ये है क्या असल में? हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे आप किसानों के लिए एक तरह का ऑनलाइन सुपरमार्केट समझ सकती हैं। इनाम पहले से मंडियों को ऑनलाइन जोड़ रहा था। अब पोप के जरिए किसान न सिर्फ अपनी फसल देश भर के खरीदारों को दिखा सकते हैं, बल्कि वहीं से ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी जांच, गोदाम में रखने और पैसे के लेन देन जैसी मतलब अलग-अलग निजी कंपनियों की सेवाएं भी चुन सकते हैं। मकसद ये है कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिले और वो कुछ चुनिंदा खरीदारों पर निर्भर ना रहें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक और बड़ी समस्या है फसल तैयार होने के बाद सही रखरखाव ना होने से होने वाला नुकसान। सूत्र बताते हैं कि हमारे देश में करीब 15-20% फसल इसी वजह से बर्बाद हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF बनाया गया है। हाँ, ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है, जिससे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह बनाने के लिए लोन मिलेगा। ये लोन किसान समूहों यानी FPOs, सहकारी समितियों पैक्स, स्वयं सहायता समूह SHGs वगैरह को आसानी से मिल सके, इसके लिए बैंकों के जरिए व्यवस्था की गई है। और खास बात यह है कि इस लोन पर 7 साल तक ब्याज में 3% की छूट भी मिलेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन जिसे कहते हैं, मतलब सरकार ब्याज का बोझ कम करने में मदद करेगी। ब्याज में छूट तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो एक्सपर्ट ने भी उठाया था। क्या इसका फायदा वाकई छोटे किसानों तक पहुंच पाएगा? भारत में तो जैसा हम जानते हैं 85% किसान छोटे ही हैं। स्रोतों में इस बारे में कुछ है कि ये फंड उन तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है। स्रोत सीधे तौर पर इसका समाधान तो नहीं बताते, लेकिन ये जरूर इशारा करते हैं कि फंड का डिजाइन FPOs और SHGs जैसे समूहों पर केंद्रित है, जिनके जरिए छोटे किसान संगठित होकर लाभ उठा सकते हैं। चुनौती इसी में है कि ये समूह कितने मजबूत हैं और छोटे किसानों को अपने साथ जोड़ पाते हैं या नहीं। साथ ही जागरूकता और प्रक्रिया की सरलता भी अहम होगी। खेती की बात चली है तो फसल बीमा का जिक्र भी जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 से चल रही है, जो बाढ़, सूखा, कीटों या बीमारियों से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देती है। लेकिन यहाँ भी कुछ दिक्कतें बताई गई हैं। बिल्कुल। सूत्रों में एक मुद्दा ये उभरा है कि बीमा कंपनियां उन इलाकों में बोली लगाने से कतराती हैं जहां फसल खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। जाहिर है, उनके लिए ये शायद घाटे का सौदा हो सकता है। इससे योजना का मकसद पूरा होने में अड़चन आती है। चलिए खेती से आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में एक और दिलचस्प योजना है स्वामित्व। इसमें ड्रोन उड़ाकर गांव की आबादी वाली जमीन का नक्शा बनाया जा रहा है। इसका क्या फायदा है? स्वामित्व योजना गांव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सच में, पहली बार लोगों को अपनी रिहायशी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज यानी प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा है। इससे न सिर्फ जमीन के झगड़े कम होंगे, बल्कि लोग इस प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। साथ ही गांव के विकास की योजनाएं बनाना और टैक्स वसूलना भी आसान होगा।
और हाँ, इससे देश में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, वो एक अलग फायदा है। तकनीक की बात आई है तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जिक्र करना ही होगा। 2015 में शुरू हुए इस मिशन का बड़ा लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। और इसका असर दिख भी रहा है। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि 2025 तक डिजिटल इंडिया देश की जीडीपी में 1 ट्रिलियन तक का योगदान दे सकता है। इसने गांव-गांव तक फैले कॉमन सर्विस सेंटर सीएससीज के जरिए लाखों लोगों को डिजिटल उद्यमी बनाया है, खासकर महिलाओं और वंचित तबकों के लोगों को। इसी डिजिटल इंडिया का एक उदाहरण है उमंग ऐप। ये कमाल का ऐप है। एक ही जगह पर केंद्र और राज्यों की 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मौजूद हैं। पासपोर्ट सेवा, पैन कार्ड, ईपीएफओ, गैस बुकिंग, सब कुछ। एक तरह से पूरी सरकार आपके फोन में। बिल्कुल। ये मांग पर शासन और सेवाएं गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड का एक अच्छा उदाहरण है, जो डिजिटल इंडिया के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। टेक्निक में एक और बहुत महत्वाकांक्षी पहल है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। आजकल हर चीज में चिप लगती है, फोन, गाड़ी, कंप्यूटर, सब में। भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसके लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI जैसी योजनाएं हैं। हाँ, DLI योजना सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों को उनके खर्च का 50% यानी 15 करोड़ रुपए तक वापस देती है। साथ ही चिप्स टू स्टार्टअप C2S कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 85,000 स्किल्ड इंजीनियर तैयार करना और कई तरह की चिप्स के प्रोटोटाइप बनाना है। ये सब भारत को चिप डिजाइन का हब बनाने की कोशिशें हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। चुनौतियां वाकई बड़ी हैं। सबसे पहली तो लागत, बहुत ज्यादा। एक आधुनिक सेमीकंडक्टर फैब यानी चिप बनाने का कारखाना लगाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर, मतलब करीब 40 से 80 हजार करोड़ रुपए लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा लगातार बदलती तकनीक, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें और वैश्विक राजनीति, जियोपॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो भी अहम भूमिका निभाती है। स्रोत बताते हैं कि भारत में कई बड़ी कंपनियों के रिसर्च और डिजाइन सेंटर तो है, लेकिन चिप बनाने वाले कारखाने लगाना अब तक एक बड़ी चुनौती रही है। मतलब ये रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा है। चलिए अब सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का नाम तो सबने सुना है। इसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा। हाँ, पर ये सिर्फ बैंक खाते खोलने की योजना नहीं थी। जीरो बैलेंस खाते के साथ रुपए डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी खाते में पैसे न होने पर भी कुछ रकम निकालने की छूट। ये सब इसे एक सामाजिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। इसने सरकारी सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना भी आसान बनाया, DBT जिसे कहते हैं। और उन लोगों के लिए क्या जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, उनके बुढ़ापे के लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, उनके ये 2 मुख्य पेंशन योजनाएं हैं। एक है अटल पेंशन योजना APY। ये 18 से 40 साल के किसी भी व्यक्ति के लिए है जो टैक्स नहीं भरता। इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं उसका 50% या 1,000 रुपए सालाना, जो भी कम हो, सरकार भी अपनी तरफ से मिलाती है। 60 साल के बाद आपको एक तय पेंशन मिलती है। और दूसरी योजना? दूसरी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM। ये खासतौर पर उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है जिनकी महीने की आमदनी 15,000 से कम है। इसमें भी 18 से 40 साल की उम्र में जुड़कर योगदान देना होता है और 60 साल के बाद 3,000 रुपए महीने की पक्की पेंशन मिलती है। LIC इसका फंड मैनेजमेंट देखती है। ये दोनों योजनाएं उस विशाल आबादी को सहारा देने की कोशिश हैं जिनके पास पहले बुढ़ापे के लिए कोई औपचारिक इंतजाम नहीं था। लेकिन क्या लोग इनके बारे में जानते हैं और जुड़ रहे हैं? वो एक बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत बताते हैं कि जागरूकता अभी भी कम है और बहुत से पात्र लोग इन योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा में खाने का अधिकार भी आता है। वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना काफी चर्चा में रही, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए। ये वाकई क्रांतिकारी कदम है। आधार वेरिफिकेशन के जरिए अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था। आपका राशन कार्ड जहां का है, अनाज वहीं से मिलता था।
इससे उन करोड़ों लोगों को बहुत राहत मिली है जो काम के लिए अपना घर गांव छोड़कर दूसरे शहरों या राज्यों में जाते हैं। ये तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की बड़ी जरूरत पूरी करने का उदाहरण है। अब बात करते हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। सड़कों का जाल बिछाने के लिए भारतमाला परियोजना चल रही है। हाँ, भारतमाला का मकसद सिर्फ हाईवे बनाना नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, सीमावर्ती इलाकों, बंदरगाहों और पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाना है, ताकि व्यापार और आवाजाही आसान हो। और एक और नाम जो आजकल खूब सुनाई देता है, पीएम गति शक्ति। ये क्या है? गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे आप एक मास्टर प्लान समझ सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी मंत्रालयों, रेल, सड़क, जहाजरानी, उड्डयन वगैरह को एक साथ लाता है। इसका मकसद है योजनाओं के निर्माण और अमल में बेहतर तालमेल बिठाना, प्लानिंग लेवल पर ही। तालमेल कैसे? कोई उदाहरण? मतलब कैसे काम करता है ये? मान लीजिए कहीं नई सड़क बननी है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर यह दिखेगा कि वहां पहले से कोई रेलवे लाइन, गैस पाइपलाइन या बिजली की तारें तो नहीं है। अगर हैं, तो सड़क का रास्ता थोड़ा बदला जा सकता है ताकि बाद में तोड़फोड़ ना करनी पड़े। या अगर सड़क बन रही है तो साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने की योजना भी बनाई जा सकती है। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। लक्ष्य है भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना, जो अभी काफी ज्यादा है। ये तो वाकई योजना बनाने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकता है अगर सही से लागू हो तो। आखिर में बात करते हैं एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों की, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इनके लिए क्या खास है? इनके लिए कई योजनाएं हैं। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी। ये नए छोटे उद्योग लगाने के लिए लोन पर सब्सिडी देती है। हाल ही में इसमें प्रोजेक्ट की लागत सीमा बढ़ाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख। सब्सिडी 15% से 35% तक मिलती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदक किस श्रेणी का है और उद्योग गांव में लग रहा है या शहर में। महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष है इसमें? हाँ, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नाम से एक अभियान है। इसके तहत मंत्रालय की स्किल डेवलपमेंट स्कीमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। सरकारी प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भेजे जाने वाले डेलीगेशन में भी 20% हिस्सेदारी महिला उद्यमियों की होगी। साथ ही एनएसआईसी की कुछ योजनाओं की प्रोसेसिंग फीस में भी 20% छूट है। और एमएसएमई की ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कोई बड़ी योजना? उसके लिए विश्व बैंक की मदद से रैम्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। RAMP, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसका फोकस एमएसएमईज को बाजार और कर्ज तक बेहतर पहुंच दिलाना और केंद्र और राज्यों में उनसे जुड़े संस्थानों को मजबूत करना है। तो पीएमईजीपी रोजगार के लिए, समर्थ महिलाओं के लिए और रैंप पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए। ये सब मिलकर एमएसएमई सेक्टर को कितना आगे ले जा पाएंगे? यही देखने वाली बात होगी। असली चुनौती ये है कि क्या ये योजनाएं मिलकर छोटे उद्योगों को इतना सक्षम बना पाएंगी कि वो बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकें, अपनी क्वालिटी सुधार सकें और दुनिया भर में अपना माल बेच सकें, मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हमने सरकारी योजनाओं के इस बड़े जाल की कुछ अहम कड़ियों को समझा। खेती, तकनीक, सामाजिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग। ये स्रोत दिखाते हैं कि कितने अलग अलग मोर्चों पर काम चल रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में, ये योजनाएं भारत के भविष्य की कहानी लिखने की कोशिशें हैं। लेकिन कहानी कितनी कामयाब होगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है और इनका फायदा सही लोगों तक पहुंचता है या नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये है कि ये सारी अलग अलग योजनाएं जो स्किल सिखा रही हैं, सड़कें बना रही हैं, खाते खोल रही हैं, पेंशन दे रही हैं, उद्योगों को मदद कर रही हैं, क्या ये सब आपस में सही तालमेल बिठा पा रही हैं? क्या इन अलग अलग धागों से मिलकर देश के विकास की एक मजबूत चादर बुनी जा सकेगी, या ये सिर्फ अलग अलग टुकड़े बनकर रह जाएंगे? इस सवाल पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से। आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद।